तो बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स के। और इस समय ज़्यादातर लोगों के मन में क्वेश्चन ये होगा भाई, दोनों दो लोगों के मन में तो पक्का क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि एक तो जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा हुआ है और दूसरा साल भर तो पढ़ा है लेकिन कंफ्यूज हैं कि वो किस तरह से रिवाइज करें कि उनका स्कोर एक अच्छा निकल के आए। जिन लोगों ने ज़्यादा पढ़ा है उनके बारे में बात होगी, जिन लोगों ने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया उनके बारे में बात होगी, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके बारे में बात होगी। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके बारे में थोड़ा लास्ट में बात होगी, और जिन्होंने थोड़ा सिलेबस सही से कंप्लीट कर लिया है अब वो थोड़ा कंफ्यूज हैं कि उनसे अनसॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आखिर क्या गलती उन्होंने की है पूरे स्टडी पीरियड में कि जिसके कारण ये गलती उनको मतलब देखने को मिल रही है, या इस तरह का कन्फ्यूज़न हो रहा है कि उनके मतलब अनसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, सिलेबस पूरा हो चुका है, जब भी वो सैम्पल पेपर लेके बैठते हैं कुछ करने हैं तो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे सैम्पल पेपर ले लिए, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब इनको हमें कैसे टैकल करना है इस तरह की सिचुएशन में, और कैसे बढ़िया से बढ़िया हमें स्कोर करना है, इसको हम यहाँ पे डील करने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को अब जो लास्ट के 3 महीने बचे हुए हैं उसको कैसे कवर करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो जिन्होंने यहाँ पे आपका सिलेबस ढंग से नहीं किया है, ठीक है, उनके बारे में तो बात होगी, उनको क्या क्या टॉपिक करने हैं, कौन से मेजर टॉपिक हैं जो अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, बोर्ड के रिगार्डिंग बात चल रही है। ठीक है, लास्ट में अगर टाइम मिला तो आपका कंपटीशन के बारे में बच्चों के लिए बात हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब बोर्ड्स आपके बेसिकली दो होते हैं, एक 10th होते हैं, एक आपका 12th होता है। ठीक है, एक 10वीं हो गई और 12वीं के बच्चे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप लोगों ने क्या कहते हैं सिलेबस पूरा कर लिया है। ठीक है, लेकिन जब वो अनसॉल्व करने बैठ रहे हैं सैम्पल पेपर लेके, तो मुश्किल से 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है, किसी से 90% हो पा रही है, किसी से बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इन लोगों के साथ तो बड़ी दिक्कत हो जाती है जिन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन अनसॉल्व जब करने बैठते हैं तो उसका आंसर नहीं आ पाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 10वीं के बोर्ड। देखिए, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं हो, ठीक है, पहले साइंस को लेके चलते हैं, उसके बाद फिर हम आगे वाले सब्जेक्ट देख लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट दोनों में एक ही लगेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैंने इससे पहले ही बताया हुआ है, आप लोगों को क्या करना है, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं हो, आप लोगों को क्या करना है, अपने टूल्स, ठीक है, टूल्स में आपके जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स हैं। अब मैथमेटिकल में आपका कुछ जैसे आपके जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ा हुआ है, सपोज साइंस के स्टूडेंट है, सपोज जैसे आपका 10वीं की बात कर लें, जैसे आपने फिजिक्स का टॉपिक ले लेते हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपका ओम्स लॉ से जो आपके सर्किट के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ के जो सर्किट के क्वेश्चन बनते हैं मिक्स पैटर्न में पूछे जाएंगे आपका। ठीक है, उसमें 1 नंबर के भी आ सकते हैं और 1 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे साथ में, उसके साथ साथ जो आपके 3 नंबर के और 2 नंबर के रहते हैं उससे भी जनरेट होते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शनल आपके क्या कहते हैं ऑप्शन वाले आते हैं, आपका एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यू में उन चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके रखना है। एनसीईआरटी को, जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से बिल्कुल क्या कहते हैं रटना नहीं है, जो अनसॉल्व है उनकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, उसके पहले एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद ही आपका सैम्पल पेपर को हाथ लगाना है, उससे पहले सैम्पल पेपर को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल्स में आपके सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या कवर होने चाहिए, आपके फॉर्मूले अच्छे से कवर होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले अच्छे से कवर होने चाहिए। दूसरे आपके ग्राफ अच्छे से कवर होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूलों में आपको क्या करना है, जो उसके फाइनल रिजल्ट्स होते हैं, जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं, जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे, ठीक है, फाइनल रिजल्ट्स की एक अलग से नोटबुक बना के रखनी है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट्स की आप लोगों को अच्छे से नोटबुक बना के रख लेनी है, वरना दिक्कत आपको आने वाली है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर होता है जैसे हम सॉल्व करने बैठते हैं तो वहाँ पे हमें पता तो होता है कि भाई हमारा टॉपिक आपका ये ऐसा है, हाँ पढ़ा है आपका। ठीक है, लेकिन जब करने बैठते हैं ना वहाँ पर आपका, तो हमें जो फॉर्मूले होते हैं गलत लगा के आते हैं। ठीक है, जब ओम्स लॉ कहता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी करंट आपका वायर में ज़्यादा जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है भैया, कोई आर इज इक्वल टू आई वी लगा देता है, कोई आपका आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई लगा देता है। इससे क्या होता है, आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो तो अनसॉल्व होंगे ही नहीं। दूसरी चीज़, अगर उससे रिलेटेड कोई ग्राफिकल क्वेश्चन बन जाता है तो वो भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वो भी सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह की आप, अगर आपको इस तरह के एरर से हटना है, इस तरह के एरर्स को एलिमिनेट करना है, तो जैसा बोल रहा हूँ वैसे पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूलों की एक अलग से नोटबुक बनानी है। एक पतली सी, एक छोटी सी नोटबुक आती है। ठीक है, आपका ये नोटपैड टाइप का आता है, अगर होगा तो मैं दिखा दूंगा इन फ्यूचर। तो नोटपैड में आपको क्या करना है, उनके जो रिजल्ट होते हैं ना उनको नोट कर लेना चाहिए।
नोट हो गए, बढ़िया हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, नोट करने के बाद उसको हर मॉर्निंग में, हर सुबह उसको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आप उस नोटबुक को, अगर आप उसको क्या कहते हैं, जो आपका ये नोटपैड है, उसमें जितने भी आपके टूल्स हैं उसको रिवाइज करते हैं, तो आपके एक अच्छा खासा बेस बन के निकल आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। बेस अच्छा हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके अनसॉल्व सॉल्व होने ही होने। और एक बात और बता दे रहा हूँ, जितने भी डेरिवेशन होते हैं, चाहे वो इंटर के बच्चे हों, चाहे वो आपके हाई स्कूल के बच्चे हों, जो आपके क्या कहते हैं मैथ्स के, आपके ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और जितनी भी होती है आपकी अलजेब्रा होती है, आपकी कोऑर्डिनेट होती है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ना रफ नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जब तक रफ नोटबुक में आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका उसमें कमांड नहीं होगी। कमांड नहीं होगी तो भैया कैसे नंबर आएंगे, ठीक है, मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक अच्छी सी नोटबुक, एक सबसे पहले रफ नोटबुक पकड़नी है, उसमें जितने भी डेरिवेशन है, फिजिक्स के हो गए, जो आपका ये इंटर के स्टूडेंट है, फिजिक्स के जो हो गए, ठीक है, चाहे पोटेंशियल से रिलेटेड डेरिवेशंस हैं, चाहे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हैं, या आपका मैग्नेटिक फील्ड से, जितने भी डेरिवेशंस हैं उनको आपको क्या करना है, एक रफ नोटबुक लेनी है, उसमें आपको क्या करना है, रफ नोटबुक में सब कुछ हटाना, कि आपके पास एक रफ नोटबुक होनी चाहिए। नोटबुक लेके नहीं बैठना है, रफ नोटबुक लेके बैठना है, उसको खुद ड्राइव करना है। हाँ भाई ऐसा ऐसा है, ये करंट एलिमेंट है, इसको हमने लिया, इसको हमने यहाँ से लिया, फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। जितना छोटा एलिमेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में उतनी करंट होगी, क्योंकि एलिमेंट की जो लेंथ होगी वो दोनों करस्पॉन्डिंग होती हैं। कैसे हमें इंटीग्रेशन के करस्पॉन्डिंग लिमिट्स को हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब तक आपको लगानी नहीं आएगी तब तक आप एक अच्छा स्कोर नहीं ला पाते, ठीक है। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो बोर्ड कंपटीशन भी आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, बहुत इजी होता है कंपटीशन ईजी उन्हीं के लिए जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप अभी से अच्छे से क्लियर करते हुए चलते तो आपके लिए एक अच्छा खासा बेस बन जाएगा। बेस बनेगा तो फंडे स्ट्रॉन्ग हुए तो रिजल्ट भी एक बेहतर निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका फॉर्मूले, आपका फाइनल रिजल्ट्स को अच्छे से नोट कर लेना है। फाइनल रिजल्ट की अलग से नोटबुक रहेगी यहाँ पर, ठीक है, एक अलग से नोटबुक फाइनल रिजल्ट्स की रहेगी यहाँ पे, ठीक है। नोटबुक आपने बना ली, यहाँ पे नोटबुक कंप्लीट हो गई। नोटबुक कंप्लीट होने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको अर्ली मॉर्निंग रिवाइज करना है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका नोटबुक रख ली, हाँ भाई दबा के कहीं बैठ गए, आपका गद्दे के नीचे सो रहे हैं, आपका मजे मार रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो उसको आप डेली बेसिस में देखिए कि हाँ भाई हमने कौन कौन टूल लिखे। अगर आप एक दिन में पूरे टूल्स नहीं लिख पाते हैं तो यूनिट वाइज उसको देख लीजिए, पर डे आपका हर एक यूनिट हो गई, एक यूनिट का आपका जैसे वो इलेक्ट्रोस्टैट है फिजिक्स में, ठीक है, इंटर के स्टूडेंट का, तो उसको आप क्या करिए, आपका नोट करिए, क्या कहते हैं, एक दिन इलेक्ट्रोस्टैट के हो गए, दूसरे दिन आपका मैग्नेटिक फील्ड के हो गए, अगले दिन आपका ये ऑप्टिक्स हो गया और मॉडर्न फिजिक्स का अलग हो गए। तो ऐसे करके आपका 4 दिन में करिए, कोई जरूरी थोड़ा ना कि एक दिन आप लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि अगर सारे दिन एक ही दिन लेके बैठ जाएंगे ना तो यहाँ पे भी और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मिस हो जाती हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझते हुए उनको आपके यहाँ पे एक नोटबुक बनाइए, ठीक है, एक नोटपैड बनाइए, उसमें आपके टूल्स लिख लीजिए, टूल्स को अर्ली मॉर्निंग रिवाइज कीजिए। उसके करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे हाई स्कूल के बच्चे और इंटर के दोनों के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपका कोई ग्राफ है। सपोज हम जानते हैं ओम्स ने क्या कहा था, जितना पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है करंट पे, ठीक है। यानी कि क्या कहा था, अब पोटेंशियल, आप ओम्स लॉ हम जानते हैं, इसका आपको सर्किट भी पता होना चाहिए। क्या होता है, एक आपको क्या करना है, एक आपको यहाँ पे एक बल्ब लेना है, ठीक है, बल्ब लेना है, बल्ब की जगह कोई रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, ये बल्ब ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया ऑन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे एक सेल या ईएमएफ लगा लिया, एक अमीटर लगा लिया यहाँ पे, ठीक है, और इसके पैरेलल में हमने एक पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर लगा लिया, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस चेक करता है, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेक हो जाएगा। तो यहाँ से जब करंट जाएगी, जैसे हम सर्किट क्लोज करेंगे तो अमीटर क्या रीडिंग नोट करेगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ये आपका ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो करंट पे डिपेंड करेगा, जितनी करंट यहाँ से फ्लो होगी, क्योंकि करंट की जो आपकी अमीटर होगी रीडिंग बताएगी, करंट बताएगी, करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I आता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होता है लीनियर ग्राफ होता है, ठीक है, ये V होता है, ये I होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एंगल होता है थीटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्लोप हम ड्रॉ करते हैं तो टेन थीटा क्या देगा, आपको पता होना चाहिए, टेन थीटा होता है वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस वी अपॉन आई, ठीक है। तो वी अपॉन आई क्या होता है बताइए, वी अपॉन आई जो होता है रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड ग्राफ आ जाते हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे बोल दिया ग्राफ है भाई ये ऐसा करो,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 ग्राफ दे देगा, आपका एक ये दे देगा, ये बी हो गया, आपका ये सी हो गया। आपसे बोल देगा कि बताइए 3 ग्राफ है ए बी सी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वायर है उसका रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, जिसका ज़्यादा स्लोप होगा उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसे करके आपकी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आपको लीनियर ग्राफ दिया है, ठीक है। अगर सपोज आपका इंडक्टर का क्वेश्चन आ जाता है, तो हम जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ जो आपका जब भी करंट किसी इंडक्टर से पास होती है तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा तो क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होती है माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। कैसे निकला उसने, आपका लेंस लॉ एक्सपेरिमेंट था आपका, ठीक है। उसने क्या किया था, एक कॉइल ली थी, उसमें मैग्नेट मार दिया था, तो उसने देखा था कि भैया जो गैलोमीटर वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उससे पता लगा कि हाँ भैया कि अगर मैग्नेट अगर पास होता है किसी कॉइल से तो वहाँ पे तो करंट जनरेट होती है, और उस जो करंट होती है उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। अब करंट है तो कोई ना कोई सोर्स होगा, सोर्स है तो भाई इंड्यूस ईएमएफ है, उसी को हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। जो वर्चुअल सोर्स होता है, जो दिखता तो नहीं है लेकिन वो हम उसे हाथ लगा के टच करके फील कर सकते हैं जब करंट उससे पास होती है। कहाँ पे अप्लाई होता है, बहुत सी जगह अप्लाई होता है। अगर इंडक्टेंस की बात करें, अगर म्यूचुअल इंडक्टर दो इंडक्टर को पास रख दे तो उसका कॉन्सेप्ट आपका ये जनरेटर में यूज होता है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मतलब क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा स्कोर करा सकती हैं, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तरीका यही है, तरीका सबसे बेस्ट तरीका ये है, सबसे पहले आप फॉर्मूले और नोटबुक की एक अलग से आपका ग्राफिकल नोटबुक, वो टूल्स की नोटबुक बनाइए। उसके बाद फिर उसमें क्या करिए, आपका जो ग्राफ है उसको प्लॉट कर लीजिए उनके करस्पॉन्डिंग, जिससे आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। एक मतलब आपके माइंड में एक क्या कहते हैं मैप तैयार हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड ये है, इस टॉपिक से रिलेटेड ये है। क्योंकि जब एग्जाम में सारी चीज़ें एक साथ आती ना तो क्या कहते हैं आपको ऐसा लगता है सारी चीज़ें मिक्सचर खिचड़ी बन जाती है, तो खिचड़ी नहीं बनानी है वहाँ पे, ठीक है। तो स्मार्टली वर्क करेंगे डेफिनेटली यू विल इसको बहुत बढ़िया वाला, ठीक है। तो अब ये नोटबुक है केवल बोर्ड तक नहीं रहेगी, ये बोर्ड आपके कंपटीशन तक चलेगी, ठीक है। तो अगर आपका बोर्ड की अगर अच्छी से प्रिपरेशन कर लेते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपका कंपटीशन भी एक अच्छा स्कोर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो बातें बताई हैं ये केवल ये मत मान के चलना केवल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, आपके कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी हैं, चाहे आपके ह्यूमैनिटीज़ के हों। वो क्या करिए, चाहे इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलग अलग नोट्स बनाइए, उसमें आपका जो उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स हैं उनको प्लॉट करिए, और जितने भी टूल्स हैं उनको लिखिए, ठीक है। तो उनके लिए भी काम आएगी, ठीक है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को आप मॉर्निंग में रिवाइज करिए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मॉर्निंग में रिवाइज हो जाएंगे, बाकी उसके बाद तुरंत टूल्स में उतर आइए, डेफिनेटली विल स्कोर वेल, ठीक है। तो तरीका यही है, कॉन्सेप्ट अगर आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया हैं, ठीक है, एट द एंड मैं ये कहूँगा कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपके सही से क्लियर नहीं है, फंडे अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। रट के आप नंबर तो ला सकते हैं लेकिन कॉम्पिटिशन नहीं निकाल सकते हैं। कॉम्पिटिशन के लिए फंडे स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फंडे पे काम करिए। और एक बात और, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है फिर से बता रहा हूँ उनके लिए मैं इसमें लेक्चर लाऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्या डाउट है फिजिक्स और मैथ्स में जो आपको लगता है कि हाँ भाई बहुत ही टफ लग रहा है, नहीं हो पाएंगी, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करिए, उसके रिगार्डिंग मैं आपका लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उसी हिसाब से मैं लेक्चर को डिजाइन करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक बढ़िया से प्यारे से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, सी यू देन, लव यू ऑल, एंजॉय सब्जेक्ट्स।